Hello, dear student. Let's start today's class. और प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था डी एंड एफ ब्लॉक, और उसमें भी हम डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे. लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन जो मेटल्स थे उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने डिस्कस किया था, और उसमें भी हमने ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तीनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो डिस्कस किया. उसे हमने कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों को कंपेयर किया, बताया कि किसका कम, किसका ज़्यादा, किसका पॉजिटिव नेगेटिव होगा. आज जनरल ट्रेंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसी का ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर. देखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमने ऐसा डिस्कस किया हुआ है, इनके अंदर न्यूक्लियस, शेल, आउटर शेल. आउटर जो शेल होता है उसका जो एस सब शेल है, उस एस सब शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 में, और उससे अंदर वाला पेनल्टीमेट जो शेल होता है उसके अंदर होता है डी सब शेल, और डी सब शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन. साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब ये अपनी नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक. एस और पी के बीच वाली ये होते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो अपने नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब तो केवल एस के जो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर सेल वाले, वैलेंस शेल वाले, केवल ये इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो एस इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है. लेकिन जब ये और बहुत सारे नॉर्मल कंपाउंड की बजाय और बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं तो फिर ये एस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल वाले, उनके साथ साथ में जो पेनल्टीमेट शेल के भी सब शेल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. जिसके कारण से देखिएगा, जब एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जबकि ये क्या करता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और भी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और वो किस कारण से करते हैं? क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करते हैं ना, तो एस के साथ साथ में कौन से इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. जिसके कारण से पहला जो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स exhibit variable oxidation state, explain why. पहला क्वेश्चन जो सबसे नॉर्मल और पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो शो करते हैं क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन क्या होगा? तो रीजन आपने कहना है कि साथ जब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जब ये बॉन्डिंग करते हैं ना, तो इनके एस के साथ साथ में पेनल्टीमेट शेल या इनर शेल के जो डी सब शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. दूसरी चीज क्वेश्चन राइट होगा कि सर ऐसा क्यों? एस के साथ में ये इनर के डी जो है ना,
ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, उसका जो लॉजिक है वो होगा कि जो आपका एस वैलेंस शेल का जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन है और पेनिट्रेंट शेल के जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों शेल में जो एनर्जी गैप होता है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और एनर्जी गैप कम होने के कारण से ही जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेते, जिस कारण से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी कितनी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी होती है। तो देखिएगा अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल कौन कौन सी और कॉमन कौन कौन सी होती है। तो आपके सिलेबस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पढ़नी है वो केवल जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज के एलिमेंट है उनका ही हम डिस्कस करें। देखिए ये मेरे पास में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज में कह सकता हूँ। ये मेरे पास एलिमेंट है। आपको इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होगा या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होगा। स्कैंडियम में क्या होता है, स्कैंडियम के अंदर अगर आपको याद हो तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, एस में होता है 2। टाइटेनियम में क्या होता है D2S2, वैनेडियम में क्या होता है D3S2, क्रोमियम में क्या हो जाता था D4S1, D4S2, बट एक्सेप्शन होकर के D5S1 ये होता है। मैग्नीशियम में क्या होता है D5S2, आयरन में क्या होता है D6S2, कोबाल्ट में होता है D7S2, निकेल में D8S2, कॉपर में क्या होता था D9S2, बट एक्सेप्शन होकर के D10S1 और जिंक में होता है D10S2। तो देखिएगा इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जब कॉमन कंपाउंड या नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इनके कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, केवल डी वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और डी वाले इलेक्ट्रॉन एस वाले आउटर शेल के एस वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो टाइटेनियम में क्या होता है एस के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाती है +2। यहाँ से भी कौन सा 2 पार्टिसिपेट करेंगे +2, यहाँ से भी ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे +2, ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे +2। इस तरीके से इन सब की कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 होती ही होती है। क्यों? क्योंकि आउटर शेल के जो एस सब शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, तो स्कैंडियम की क्या होती है। देखिएगा स्कैंडियम के अंदर जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो जितनी एनर्जी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए दी जाती है उन दोनों के साथ में डी का ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, जिस कारण से इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ना होकर के क्या रहेगी +3 ही रहेगी। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन सीरीज के एग्जाम में पूछा गया है कि स्कैंडियम जो है उसकी कॉमन या जो भी उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, तो +3 होगी। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले और एक डी वाला दोनों बाहर चले जाएंगे या दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी +3 पहली चीज होगी। स्कैंडियम की +3, बाकी सबकी कॉमन कौन सी होती है +2। दूसरा देखिएगा जो क्रोमियम है उस क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तो D5S1 भी होता है। तो जब S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो फिर यहाँ एक और ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी और वो कौन सी आएगी +1। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्रोमियम जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और इसी तरीके से अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसमें से S का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो यहाँ से याद रखना है स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी कॉमन। क्रोमियम जो है वो +1 भी शो करता है, कॉपर +1 भी शो करता है, ठीक है ना। बाकी की सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होने वाली है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है, अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो स्कैंडियम की वेरिएबल क्या होने वाली है, स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करेंगे, एक ये करेगा, तीनों साथ करेंगे, इसलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
इसके अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। टाइटेनियम में क्या होगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर डी का भी एक इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट करे तो फिर कौन सी हो जाएगी, +3, और चौथा भी पार्टिसिपेट करे तो +4। वैनेडियम में क्या हो जाएगा, दो तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे +2, आप अगर एक और पार्टिसिपेट करेंगे तो +3, +4, +5। क्रोमियम की क्या हो जाएगी, +2 तो हो ही गई है यहाँ से। अब अगर ये भी पार्टिसिपेट करेगा तो +3, +4, +5, +6। That's right? मैग्नीज ये क्या हो जाएगी, मैग्नीज ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे, हो गया +2। अब 5 में से अगर एक और करेगा तो +3, +4, +5, +6, +7। अब आप देखिएगा जो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, या मैं वेरिएबल नाम कह करके इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो देखिएगा जैसे जैसे आप ट्रांजिशन सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, जो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो देखिएगा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट्स राइट। जब आप यहाँ जाएंगे आयरन पर क्या होता है, तो आयरन में देखिएगा ऐसा होने लगता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 s में, तो 2 ये s को पार्टिसिपेट करेंगे। अब डी के जो 6 है ना, इन डी के 6 में से क्या होता है वो देखिएगा, ये डी सबसेट आपके पास, डी में आपको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में से क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। That's right? तो देखिएगा अब क्या होने लगता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लग जाती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो आपको पता है कि बॉन्डिंग ही क्या होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही क्या होता है। तो एटम जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता था ताकि उनका स्पिन बैलेंस हो जाए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। बट ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी क्या होने लग जाएंगे, पेयर होने लग जाएंगे, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर आप आयरन से आगे कोबाल्ट पर जाओगे तो कोबाल्ट में क्या हो गया, D7 हो गया, और D7 हो गया तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 और ये 7। तो कोबाल्ट पर अगर आप जाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर बॉन्डिंग में केवल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैग्नीज तक क्या होता है, मैग्नीज तक जाने पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, लेकिन अब जैसे जैसे आप मैग्नीज से आगे जाते हैं तो जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लग जाते हैं, पेयर्ड होने लग जाते हैं, पेयर्ड होने लग जाते हैं, और पेयर्ड होने लग जाते हैं जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करेंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कम करेंगे तो इससे क्या होगा, फिर उससे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लग जाएगा क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए आयरन जो होता है उस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 भी होती है, +4। कोबाल्ट की कौन सी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है। निकेल की कौन सी होती है, +2 होती है, +3, +4 होती है। कॉपर की ओनली +1, +2 होती है। जिंक जो है उसकी +2 भी होती है। याद रखिए जिंक जो है वो जिंक की कौन सी होती है, +2 भी होती है। इसके अलावा आयरन जो है वो कुछ कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट और शो कर सकता है, तो देखिएगा आयरन कितनी कर सकता है, तो आयरन की कंडीशन ये है, आयरन S में 2 और D में 6। S के 2 पार्टिसिपेट करेंगे, अब D के कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी, तो 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 और 4 कितना हो जाएगा, +6। तो आयरन जो है वो कुछ कंपाउंड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड की बात करनी है। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जब आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने लगता है। बस यहीं से ही यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, अभी देखिएगा कितने क्वेश्चन होने हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं वेरिएबल का लॉजिक क्या देना था आपने कि सर इनमें S के साथ D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में एनर्जी गैप कम होता है। दूसरी कौन कौन वेरिएबल करेगा कौन नहीं करेगा, तो यहाँ से तुम्हें याद रखना है स्टेट जो होता है ये वेरिएबल शो नहीं करता, इसकी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लॉजिक आपको पता है कि यहाँ पर D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हो तो D में S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो D में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा।
और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जिंक, जिंक जो होता है वो भी देखो केवल ए की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, जिंक जो है वो भी ए की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्कैंडियम +3 और जिंक करता है +2। सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछेगा कि बताइएगा जिंक जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, D10S2, S तो आउटर शेल वाला है, आउटर शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन तो इजीली लॉस हो जाएंगे, इजीली बाहर चले जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन D के जो इलेक्ट्रॉन है तो D10, और D10 होने का मतलब, D10 होने का मतलब हो गया है D में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 और 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और D10 होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो फिर उनको बॉन्डिंग की नीड नहीं है, दैट्स राइट। तो जिंक जो है उसके D के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए जिंक जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला वेरिएबल करते हैं, दूसरा हो गया स्कैंडियम जिंक नहीं करेंगे वेरिएबल, इसकी कौन सी होगी ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बताइए, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड एक्सप्लेन कीजिए। तो ट्रेंड होता है कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहाँ तक इंक्रीज होती है, अप टू मैग्नीज, और देन क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। बस यही पूछेगा कि बताइएगा क्या ट्रेंड होता है, पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज, कहाँ तक इंक्रीज होती है, मैग्नीज तक, और उसके बाद डिक्रीज। व्हाई डिक्रीज, तो ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट, दैट्स राइट। दूसरा ये, तीसरा जो क्वेश्चन, तीसरा हो गया। चौथा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, चौथा क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि बताइएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। तो देखिएगा मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये मिड वाले एलिमेंट शो करता है, और मिड में भी कौन करता है, यहाँ से मैग्नीज शो करता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो मैग्नीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात कर ली जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ मैग्नीज में +7 की है ना, और मैग्नीज वाली में ही नीचे कौन आता है, आगे ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑस्मियम आता है। तो ऑस्मियम डिकम्पोजिशन के हिसाब से याद रखना है, ऑस्मियम जो होता है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कितना शो करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज, ठीक है। लेकिन उसकी बात आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से याद रखनी है, यहाँ पर तुम्हें याद रखना है बस केवल कि इस सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, मैग्नीज। पूछे एक्सप्लेन करो क्यों मैग्नीज शो करता है, तो कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कौन पार्टिसिपेट करता है, एस और डी के, बट एस और डी में भी कौन से इलेक्ट्रॉन, डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप देखिए अगला सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ किसी की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, हाउ मच, कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, और डी के कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वाले, जो डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। जैसे मैग्नीज, मैग्नीज में देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7, दैट्स राइट। क्यों होगी +7, क्योंकि मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस के 2, और डी के अनपेयर्ड कितने हैं, 5 + 2 7। इस तरीके से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स राइट। अगली चीज, अब यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है क्रोमियम को लेकर। क्रोमियम की कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट इन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो होती है +6 और +6 और +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों की दोनों क्रोमियम के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट।
क्रोमियम के लिए +3 और +6 का सवाल +6 तो हमें समझ में आ रहा है कि सर +6 क्यों होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, इसलिए ये स्टेबल है। दूसरा +3 क्यों स्टेबल है, तो देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसके ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है और बनता है। देखो क्या क्रोमियम जो होता है, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है D5S1। जब ये क्रोमियम आपका +3 स्टेट में होगा, तो +3 स्टेट में होने का मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना पड़ेगा, एक ये चला जाएगा, 2 यहाँ से, तो D3 और S क्या हो जाएगा, D3 होने का मतलब क्या है, तो D3 होने का मतलब होता है कि ये जो टॉपिक है D3 होने का क्या मतलब है, ये एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उस चैप्टर का टॉपिक है, और वहां पर ऐसा पढ़ा जाएगा कि डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल की जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग होने से इस डी के 5 ऑर्बिटल से 2 सेट बनता है ऑर्बिटल से, जिसमें से 3 ऑर्बिटल का एक सेट, 2 ऑर्बिटल का एक सेट, 3 ऑर्बिटल का ये जो सेट होता है इसे P2G कहते हैं, उसे Pg कहते हैं। जब डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इस P2G सेट में फिट किए जाएंगे, जिससे P2G सेट जो है वो हाफ फील्ड हो जाएगा, और T2G हाफ फील्ड हो गया। और ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हाफ फील्ड और वो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और मोर स्टेबल देन अदर्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो स्टेट होती है ऑर्बिटल्स की, वो अदर जो स्टेट होती है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। इस कारण से P2G हाफ फील्ड होने के कारण से D3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, या D3 जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और D3 का होता है जब क्रोमियम की अच्छी स्टेट में होता है +3, तो क्रोमियम की +3 और क्रोमियम की +6 ये दोनों की दोनों ज्यादा स्टेबल होगी। मैग्नीज की +7 और +2 दोनों ही मोर स्टेबल। आयरन जो होता है उसकी +2 और +3 दोनों स्टेबल। आयरन के बारे में कहा जाए +2 +3 क्यों स्टेबल है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो। +2 का मतलब है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, +3 का मतलब है इन दोनों के साथ में ये भी पार्टिसिपेट कर लेगा, और जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो डी में कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और D5 रहने का मतलब क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों भी ज्यादा स्टेबल। कोबाल्ट की +2 +3 ज्यादा स्टेबल। निकेल जो होता है ये +2 और ज्यादा नहीं +4 दोनों तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। कॉपर +1 और +2 दोनों ही शो करता है, बट +1 की बजाय +2 मोर स्टेबल। आगे बढ़े, जिंक केवल +2 ही शो करेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ये हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर हमें और पढ़ने हैं, इसकी क्या होगी ये हमने समझ लिया है। 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन हमें और पढ़ने हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगर आपके पास में कोई मेटल, अब इस मेटल की मान लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये किसी अनदर एलिमेंट के साथ जुड़ गया और जुड़ करके कंपाउंड बन गया, तो यहाँ पर मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों स्टेट के अंदर उसने कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। आप इन दोनों कंपाउंड में से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो मोर आयनिक होगा और कौन सा कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट नेचर का होगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मेटल कंपाउंड बना हुआ है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, कम है, और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, ज्यादा। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि भाई मेरे पास में मान लो ANNO4, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और एक वो मेरे पास NaCl, यहाँ मैग्नीज क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो +7 है।
तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, +2 + 7। किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ उसके कंपाउंड का फॉर्मेशन था, एक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कौन सा मोर आयनिक होगा, कौन सा मोर कोवैलेंट होगा। तो आपको याद होना चाहिए फाजांश रूल। फाजांश ने क्या कहा था, फाजांश ने कहा था कि अगर आप कभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, उस आयनिक कंपाउंड में कटाइन होगा और दूसरा कौन होगा, दूसरा अनाइन होगा। और उसने कहा था कि ये कटाइन जितना स्मॉलर होगा, अनाइन जितना लार्जर होगा। इट मीन साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। ये जो कटाइन है ये इस अनाइन का उतना ही हायर क्या कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है और इसको डिस्टॉर्टेड कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आने लगता है, जिससे ये बॉन्ड कौन से नेचर का होने लग जाता है, आयनिक नहीं रहेगा, बट इस बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो कटाइन अनाइन में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, कटाइन अनाइन का उतना ही हाई पोलराइजेशन करेगा, जिससे बॉन्ड उतना ही ज्यादा कोवैलेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास यहाँ अनाइन है, और यहाँ पर आपके पास मेटल के ऊपर पॉजिटिव 7 चार्ज है और आपके पास अनाइन है। तो ऐसा सपोज कर लीजिए अनाइन बराबर है, बट जब यहाँ मेटल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, तो इसका मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो कंपैरेटिवली ये जो कैटाइन है ये लार्जर होगा, और पॉजिटिव 7 चार्ज होने का मतलब है कि ये जो कैटाइन है ये बहुत स्मॉल है, तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसका हाई पोलराइजेशन करेगा, जिससे ये जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, मोर कोवैलेंट होगा। बस राइट। तो यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन बनकर के आया है कि कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड होगा, कौन सा आयनिक कंपाउंड होगा। तो हम एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि जब मेटल जो है आपकी, वो मेटल आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो वो कम पोलराइजेशन करेगी, लो पोलराइजेशन करेगी, और कम पोलराइजेशन करेगी, जिससे जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, मोर आयनिक होगा। बट जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो हाई क्या होगा, हाई होगा पोलराइजेशन, जिससे कंपाउंड कैसा होगा, मोर कोवैलेंट हो जाएगा, जिससे कंपाउंड मोर कोवैलेंट हो जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। अगला टेक्निकल क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो सुनिए। अगला टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपके पास S ब्लॉक के लिए, ये आपके पास P ब्लॉक के लिए, और ये आपके पास B ब्लॉक है। अब देखिए, अब बात हम करते हैं ग्रुप में, एक ग्रुप में बात हम करेंगे, ठीक है ना। एक ग्रुप में जब हम बात करेंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम क्या होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। तो सुनिए, ऊपर का एटम लाइटर होगा, नीचे का हैवी, नीचे का और भी हैवी। तो जो हैवियर एटम होते हैं उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। हैवियर एटम जो है उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, जबकि लाइटर जो एटम है उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। ठीक है, हायर या हैवियर एटम जो है उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि लाइटर जो एटम होते हैं, ऊपर वाले जो एटम होते हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम वाले ग्रुप में बात करूँ, क्रोमियम से नीचे कौन होता है, मॉलिब्डेनम, उससे नीचे कौन होता है, मॉलिब्डेनम से नीचे कौन होता है, टेक्नीशियन। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियन। ठीक है ना, ये होता है ना। तो देखिएगा, क्रोमियम जो है इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं बनाऊं CrO, मॉलिब्डेनम का क्या बनाऊं MOO3, सो टेक्नीशियन में कंडक्शन होता है W, और यहाँ से बना लूं WO। ठीक है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन ये लाइटर है और ये कैसे है, तो इनकी तो +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल होती है,
बट इसकी हायर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? लोअर। तो इसकी +6 नहीं बल्कि इसकी +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल होगी। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड या टंगस्टन ट्राइऑक्साइड ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेस स्टेबल होता है, जबकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +6 है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर की क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो +6 है तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये दोनों स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। कारण तो हम कहेंगे सर वो लाइटर एलिमेंट है तो उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। जबकि पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। पी ब्लॉक में क्या होता था? पी ब्लॉक में लगता है इनर्ट एयर इफेक्ट, याद रखना है अगर ये कॉन्सेप्ट में डालेंगे इनर्ट एयर इफेक्ट। उसमें क्या होता था? उसमें हायर वाले जो एलिमेंट है ना, ये हैवियर एलिमेंट है, इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और ऊपर वालों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, जबकि यहाँ उल्टा है, ठीक है। तो CrO3 ये जो है इसकी +3 ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि यहाँ कौन सी +6 ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो क्रोमियम +6 से किसमें कन्वर्ट होगा? +3 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्रोमियम का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और इसका रिडक्शन होगा कि ये दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। इसीलिए क्रोमियम जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन और भी ठीक है, जिनके बारे में भी हाई ऑर्डर थिंकिंग में या डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है?